नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बता दूं कि एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को मोदी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। वहीं आपको बता दूं, मुर्मू ने मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेलेस के शीर्ष नेताओं के शामिल होंगे। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो वहीं राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी, कमांडो ड्रोन और स्नाइपर को तैनात किया गया है। विदेशी मेहमान राजधानी के लीला ताज, आईटीसी मौर्या, क्लैरिजिस और ओबेरॉय होटल में रुकेंगे और इसके चलते होटलों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। बता दें कि शपथ समारोह में 7 देशों के नेता शामिल होंगे। राष्ट्रपति भवन में ट्रिपल लेयर की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेंगे। आपको बता दें कि एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी आज शाम को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही साथ इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 7 देशों के नेता भारत में मौजूद रहेंगे। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी आज सुबह राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को नमन किया। लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी आज सुबह पहले राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। तो इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। और शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने शहीदों को किया नमन। पहले महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, तो इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और नमन किया। वहीं वो राजघाट भी पहुंचे। आपको बता दें कि राजघाट पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी के साथ इस दौरान उनके साथ कई बीजेपी नेता भी मौजूद थे। इसके साथ ही बता दें कि नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार पीएम पद की शपथ लेने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की नरेंद्र मोदी ने बापू, शहीदों और अटल बिहारी को किया नमन। बता दें कि शाम 7:15 बजे आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। और देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो वहीं पिछले 2 लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में यूपी से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन मंत्री बनेगा। अब जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूपी के नेताओं को मंत्री बनाने पर विचार करेंगे तो जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें ओबीसी और दलित समुदाय का खास ख्याल रखा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री पद की एक तरफ शपथ लेंगे तो इसके साथ ही सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन मंत्री बनेगा। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जब यूपी के नेताओं को मंत्री बनाने पर विचार करेंगे तो जातीय समीकरण का पूरा खासा ख्याल रखा जाएगा। इसमें ओबीसी और दलित समुदाय का खास ख्याल रखा जाएगा। हर वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन मंत्री बन सकता है। देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश से कौन मंत्री बनेगा। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूपी के नेताओं को मंत्री बनाने पर विचार करेंगे तो जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें ओबीसी और दलित समुदाय का खास ख्याल रखा जाएगा। आपको बता दें कि देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये तीसरी बार है जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। इसके साथ ही सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश से आखिर कौन मंत्री बनेगा। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जब यूपी के नेताओं को मंत्री बनाने पर विचार करेंगे तो जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें ओबीसी और दलित समुदाय का खास ख्याल रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी, साथ ही साथ कहां कमी रह गई है उस पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। और हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए एपीएन के इनपुट हेड राजीव शर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, देखिए तीसरी बार जहां बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ लेंगे तो साथ ही साथ देखिए सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। क्या लगता है यूपी में किस प्रकार से मंत्री पद किसके खेमे में कौन सा जाएगा, क्योंकि यूपी पर सबकी नजरें रहने वाली है? देखिए यूपी से राजनाथ सिंह जी का तय उनको मंत्रिपरिषद में दिया ही जा रहा है और वो पहुंच चुके हैं। और इस समय जहां मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे हैं, उसमें राजनाथ सिंह जी मौजूद हैं और अपना दल से अनुप्रिया पटेल जी वहां पहुंच चुकी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रालोद के जयंत चौधरी वहां पहुंच चुके हैं और भी लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं और वहां इस समय पहुंच चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश से पूरा प्रतिनिधित्व मौजूद है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश से हालांकि इस बार कम जनप्रतिनिधि आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजनीतिक रसूख इतना है कि वहां उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी, साथ ही साथ राजीव जी देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात हो और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 2024 में थोड़ा सा जो है पद जो है वो कम मिले हैं, कहीं ना कहीं सीटें कम आई हैं, ऐसे में जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा जब मंत्री बनाए जाएंगे। देखिए
भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से नरेंद्र मोदी ये मान के चलते हैं कि जो हम लोग जातियों में बटे हुए हैं जी, वो उसका उस परंपरा का खत्म होनी चाहिए वो परंपरा। लेकिन राजनीति ऐसी है कि वो जातिगत राजनीति के ऊपर उठती है भारत की राजनीति। तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस पर गौर कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से राजनाथ जी को लिया गया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जयंत चौधरी जी को लिया गया है, आपका अनुप्रिया पटेल जी को लिया गया है। तो इस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। जी राजीव जी, खास तौर पर खबर ये भी है कि ओबीसी और दलित समुदाय को खास तौर पर साधने की कवायद की जाएगी, उसका खासा ख्याल रखा जाएगा मंत्री पद के लिए। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि जातीय समीकरण इतने भारी है भारतीय राजनीति पर कि जब तक आप इसको नहीं साधेंगे तो आगे आपका चल पाना बड़ा मुश्किल होगा। आपका जो मंत्रिमंडल है उसमें काम कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आपने इस बार जातियों को नहीं संभाला तो आगे आपके फिर से चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ आपको मतदाताओं को फेस करना पड़ेगा, वहाँ बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं उनको फेस करना पड़ेगा और आपको उन जाति वर्गों को उनके जाति वर्गों के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो जातीय समीकरण है वो नए मंत्रिमंडल में उनको सही तरीके से साध करके आगे चला जाए। जी बिल्कुल, देखिए राजीव जी, सभी की नजरें मंत्रिमंडल पर रहेंगी और देखा जाएगा कि किसको क्या कुछ जिम्मेदारियां दी जा रही है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दिन की शुरुआत राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर की। वो यहां से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल और फिर नेशनल वॉर मेमोरियल गए, और जिसके बाद पीएम मोदी ने संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया और मोदी 3.0 के संभावित मंत्रियों को फोन पहुंचना शुरू हो गए हैं। शपथ से पहले सभी मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दिन की शुरुआत राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर की और इसके बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और नमन किया और इसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे मोदी। साथ ही आपको बता दें जिसके बाद पीएम मोदी ने संभावित मंत्रियों को चाय पर बुलाया और मोदी 3.0 के संभावित मंत्रियों को फोन पहुंचना शुरू हो गए। शपथ से पहले सभी मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा की है। देखिए, आपको बता दें कि संभावित मंत्री चाय पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के आवास पहुंचने लगे हैं। और आपको बता दें कि आज शाम लगभग 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। यूपीसीएस की रेस में 4 आईएएस, मनोज कुमार सिंह सबसे आगे। मनोज कुमार सिंह मूल रूप से रांची के रहने वाले हैं। 30 जून को खत्म होगा तत्कालीन सचिव दुर्गा शंकर का कार्यकाल, कई और अफसरों का भी फेरबदल। चीफ सेक्रेटरी की रेस में सबसे मजबूत नाम आईएएस मनोज कुमार सिंह का है। सूत्रों की माने तो दिसंबर 2023 में जब तत्कालीन सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तब अगले मुख्य सचिव के तौर पर प्रदेश सरकार की तरफ से इनका नाम भेजा गया था। बता दें कि मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपीसीएस की रेस में 4 आईएएस, मनोज कुमार सिंह का नाम सबसे आगे इस रेस में है। बता दें कि मनोज कुमार सिंह मूल रूप से राज्य के झारखंड के रहने वाले हैं, तो वहीं 30 जून को इनका कार्यकाल खत्म होगा। साथ ही आपको बता दें कि सचिव दुर्गा शंकर का कार्यकाल, कई और अफसरों का भी फेरबदल होगा। इस दौरान बता दें कि तत्कालीन सचिव दुर्गा शंकर का कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा। आपको बता दें चीफ सेक्रेटरी की रेस में सबसे मजबूत नाम आईएएस मनोज कुमार सिंह का है। सूत्रों की माने तो दिसंबर 2023 में जब तत्कालीन सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तब अगले मुख्य सचिव के तौर पर प्रदेश सरकार की तरफ से इनका नाम भेजा गया था। मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं।
यूपी CS की रेस में 4 IAS के नाम शामिल हैं। बता दें कि जिसमें सबसे आगे मनोज कुमार सिंह का नाम शामिल है। बता दें कि मनोज कुमार सिंह मूल रूप से झारखंड के रांची के रहने वाले हैं और तत्कालीन सचिव दुर्गा शंकर का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो जाएगा। और सीधा रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत। उद्धव ठाकरे और शिंदे सेना ने बीच फिर भगदड़ के संकेत। उद्धव सेना के सांसदों ने एकनाथ शिंदे से किया संपर्क। एनडीए और शिवसेना शिंदे में होना चाहते हैं शामिल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खेल होने वाला है। दरअसल शनिवार को सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं तेज रहीं। सत्ताधारी शिंदे सेना ने दावा किया कि उद्धव सेना के 2 नवनिर्वाचित सांसदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वे एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। दूसरी ओर अजीत पवार की एनसीपी के कई लोगों के शरद पवार के संपर्क में होने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। हालांकि अजीत पवार के लोगों ने यही दावा शरद पवार की पार्टी के लोगों के लिए भी किया है। वहीं उद्धव ठाकरे के भी एनडीए को समर्थन देने की चर्चाएं पूरा दिन चली हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दावा किया गया कि शिंदे गुट के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सर्वजीत सोनी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर्वजीत, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और शिवसेना के बीच में, यानी कि शिंदे गुट वाली शिवसेना के बीच में भगदड़ के संकेत है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद कहीं न कहीं जो विधायक हैं अब वो फेरबदल के चक्कर में लगे हुए हैं। उद्धव गठ के जो है वो शिंदे गठ पे संपर्क में है और एनसीपी के जो अजीत पवार के गठ में वो भी उसके संपर्क में है। तो कहीं न कहीं दोनों पे जो पार्टियों के जो विधायक हैं उनकी भगदड़ मची हुई है और दोनों आपस में संपर्क में दावे बताए जा रहे हैं। हालांकि 6 विधायक जो है ऐसे हैं जो संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखना है कि अब जो संपर्क में जो बात कही जा रही है क्या वो सही में उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद, हालांकि इसके पहले भी जब अजीत पवार ने जब बैठक बुलाई थी जिसमें 5 ऐसे विधायक थे जो वहां पे गैर हाजिर रहे। हालांकि इस पर सवाल उठाए गए थे, कई ऐसे इस पर टिप्पणियां की गई, लेकिन जिस तरह से अब ये खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब दोनों गुटों में जो विधायक हैं वो आपस में क्रॉस उसमें संपर्क में है, तो इसमें क्लियरफाई देखना है कि इसमें कौन किस में शामिल होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत, आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स महाराष्ट्र की सियासत से हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।